Hello learners, this is Dinesh Kumar. So class 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक का बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ के चलिएगा और देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कंफर्म है ये। बट देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो देखिए एक भी डाउट इस क्वेश्चन का आप लोगों को नहीं रह जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए हसन है, हसन को स्कूल वर्दी बनानी है तो वो 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। एक तो कमीज का कपड़ा है, दूसरा पतलून का कपड़ा है। अब देखिए जो कमीज के कपड़े का जो भाव है वो 50 रुपये प्रति मीटर, यानी कि अगर मुझे 1 मीटर कमीज का कपड़ा खरीदना है तो मुझे 50 रुपये देने होंगे। और जो पतलून के कपड़े का भाव है वो 90 रुपये प्रति मीटर, यानी कि अगर मुझे 1 मीटर पतलून का कपड़ा खरीदना है तो मुझे 90 रुपये देने होंगे। और देखिए यहाँ पर जो ये वाली लाइन है वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। देखिए ये वाली जो लाइन है एनसीईआरटी बुक की कमाल की लाइन है। देखिए इसी लाइन में इस क्वेश्चन को इतना गोल गोल घुमा दिया है कि बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इतनी कन्फ्यूज़न, सारी कन्फ्यूज़न की जड़ ये वाली लाइन है। तो देखिए इस लाइन को अभी मैं कॉपी पे समझाता हूँ, आप लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए फिर आगे देखिए क्या करता है वो, इन दोनों ही प्रकार के कपड़ों को देखिए कमीज को 12% के लाभ पर बेचता है तथा पतलून को 10% के लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो हमें यह बताना है कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। अब देखिए इसका रफ वर्क देखिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए रफ वर्क, देखिए जिस लाइन की मैं बात कर रहा था आगे बतानी है, देखिए उस लाइन को मैं समझाता हूँ। देखिए कमीज़ और पतलून, देखिए दोबारा से मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ। देखिए क्या है वो लाइन, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 और 2। इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर उसको एक कमीज सिलनी है तो उसे 3 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, और इसको अगर एक पतलून सिलनी है तो 2 मीटर की आवश्यकता है। इसकी लाइन का मतलब ये है। बट देखिए इसको आगे और देखिए क्या है इसमें। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे कमीज़ कितनी सिलनी है, 2 सिलनी है, तो बताइए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए हमें एक कमीज़ में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है ये पता है, तो हम लोग 2 कमीज़ का निकाल सकते हैं, 2 गुणा, और एक कमीज़ को सिलने में कितना लगता है, कितने मीटर कपड़े की, 3, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये 6 मीटर। तो देखिए 2 मीटर 2 कमीज को सिलने के लिए 6 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि 2 पतलून सिलने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो यहाँ से देखिए कि एक पतलून को सिलने के लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत है, तो 2 को 2 गुणा 2 यानी कि 4 मीटर की ज़रूरत होगी। इसी प्रकार से अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे 3 कमीज सिलनी है तो कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, तो देखिए 3 गुणा एक कमीज सिलने को कितने मीटर की आवश्यकता है, 3, तो देखिए 3 को 3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 9 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से अगर मुझे 3 पतलून सिलनी है तो 3 गुणा 2 यानी कि 6 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से अगर 4 सिलनी है तो कमीज, तो 4 गुणा 3 यानी कि 12 मीटर, और इसी तरीके से अगर पतलून को 4 सिलना है तो 4 गुणा 2 यानी कि 8 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। और देखिए यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि 5 मीटर मुझे 5 कमीज सिलनी है तो देखिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, 5 गुणा 3 यानी 15 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। और देखिए 5 पतलून सिलनी है तो 5 गुणा 2 यानी कि 10 मीटर। देखिए इसका मतलब देखिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को, एक भी पॉइंट में कहीं आप लोगों को नहीं प्रॉब्लम आई। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये आपके काम की चीज़ें। देखिए अब मैंने क्या बोला कि 1 मीटर कपड़े को सिलने के लिए इतना, 2 को इतना, 3 को इतना, 4 को इतना, 5 को इतना, पतलून को 1 को इतना, 2 को इतना, 3 को इतना, 4 को इतना और 5 को इतना। अब मैंने ये बोला कि मान लीजिए मुझे X कमीज सिलनी है, X कमीज सिलनी है, तो बताइए कितने मीटर की आवश्यकता होगी। तो क्या करोगे आप लोग, देखिए X कमीज सिलनी है और एक कमीज़ को सिलने के लिए 3 मीटर की आवश्यकता होती है, तो क्या कर दोगे, x को 3 से गुणा
यानी कि ये देखिए क्या हो जाएगा 3x मीटर की आवश्यकता होगी आपको, मतलब इतने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि आपको x पतलून सिलनी है तो बताइए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए आप क्या बोलोगे, x को 2 से गुणा कर दोगे क्योंकि एक कमीज़ को सिलने के लिए 2 मीटर, एक पतलून को सिलने के लिए 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो इसको आप क्या करोगे 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x मीटर। ओके, अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो हमें ये वाली चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, ये अनुपात में दे रखी है। देखिए जब वो कमीज का देखिए वो लाइन क्या थी, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर का कपड़ा खरीदता है। यानी कि जो हमें कपड़े जो उसने खरीदे हैं वो एक अनुपात में खरीदे हैं, और वो अनुपात क्या है 3:2। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन वाला जो ये देखिए ये वाला पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था क्वेश्चन में कि ये अनुपात में कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो कपड़े उसने खरीदे हैं अनुपात में किस प्रकार से खरीदे। अब देखिए जब भी अनुपात में आता है हमारा क्वेश्चन तो हम क्या मान लेते हैं, उसको उतने ही x मान लेते हैं जितना कि क्वेश्चन में दिया जाता है। तो देखिए कमीज़ के कपड़े को खरीदने का क्या अनुपात है 3, और देखिए पतलून के कपड़े को खरीदने का क्या अनुपात है 2। तो हम इसको क्या मान लेंगे 3x और 2x। देखिए ये कैसे होता है, देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन में बता रखा है कि जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है या अनुपात वाला क्वेश्चन आता है तो हम उसको उतने ही x मान लेते हैं जितना कि हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कमीज़ का 3 है अनुपात और पतलून का 2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कमीज़ को 3x और पतलून को 2x मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए कमीज़ और पतलून, अब देखिए कमीज़ का जो अनुपात है वो कितना है 3x है, और पतलून का जो अनुपात है वो 2x है। ओके, और यहाँ से देखिए जो कमीज़ का जो भाव है प्रति मीटर वो कितना है 50 रुपये है। ठीक, और जो पतलून का जो भाव है वो 90 रुपये प्रति मीटर है। ठीक, और देखिए अब वो क्या करता है कि इन कपड़ों को क्या करता है, कमीज़ के कपड़े पर वो 12% का लाभ लेता है। ठीक है, 12% के लाभ पे बेचता है, तथा पतलून के कपड़े को वो 10% लाभ पर बेचता है। ठीक, तो देखिए अभी ये लाभ वाला कंसेप्ट भी आगे बताया जाएगा आपको। और देखिए जब ये दोनों प्रकार के कपड़ों को बेच देता है, यानी कि कमीज़ का कपड़ा और पतलून का कपड़ा, जब ये इनको बेचता है तो उसको क्या मिलते हैं 36,600 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, 36,600 रुपये प्राप्त होते हैं। और देखिए ये किस कपड़े को बेच के, कमीज़ और पतलून का। और देखिए ये क्या चीज़ है हमारा विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द आया विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होता है मैं ये समझाता हूँ आपको। देखिए इसका अभी हमें आगे यूज़ करना है तो आपको ये पता होना चाहिए विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक शॉप है और यहाँ पर एक चॉकलेट है जो 10 रुपये की है, और मान लिया जाए इस चॉकलेट को किसी ने ख़रीदा तो हम उसको कितने रुपये का देंगे 10 रुपये का बेचेंगे। और देखिए जब हमने उसको 10 रुपये का ये चॉकलेट बेचा तो ये क्या कहलाएगा, इसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। और देखिए एक शब्द और है यहाँ पर क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य क्या होता है ये भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, देखिए इसी एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूँ आप लोगों को। देखिए ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य। अब जो ये शॉपकीपर है इसने जो 10 रुपये की चॉकलेट को बेचा है यानी वो उसका विक्रय मूल्य हो गया। बट क्या ये उसने जब चॉकलेट खरीदी होगी बेचने के लिए तो क्या उसको 10 रुपये की मिली होगी, नहीं, उससे कम रुपए की मिली होगी। तो मान लिया कि उसने जब शॉपकीपर ने वो चॉकलेट खरीदी होगी तो ये 8 रुपये की है। तो यहाँ से देखिए ये जो 8 रुपये हैं ये इस चॉकलेट का क्रय मूल्य है। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर चॉकलेट को ख़रीदा जाता है, ठीक है, बेचने के लिए, जिस कीमत पर चॉकलेट को ख़रीदा जाता है बेचने के लिए वो इसका क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि देखिए शॉपकीपर ने क्या करा था, 8 रुपये की चॉकलेट ख़रीद के लेके आया था तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया, और उसने 10 रुपये की चॉकलेट को आगे बेच दिया था तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट करते हैं और बाकी चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब देखिए हसन द्वारा खरीदे गए कमीज तथा पतलून के कपड़े का अनुपात, देखिए अनुपात में खरीदता है वो कपड़े को, और किस अनुपात में वो खरीद रहा है, 3:2 में। ठीक, अभी जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था ये चीज़ 3:2 में वो कपड़ों को खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब माना हसन ने कमीज का कपड़ा खरीदा। देखिए कितना कपड़ा खरीदा, 3x। इसको हम रेशियो में, देखिए जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन होता है, अनुपात वाला क्वेश्चन होता है, हम उसको उतने ही x मान लेते हैं जितना कि क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे देखिए अनुपात हमें क्या दे रखा है, कमीज का अनुपात 3 है और पतलून का अनुपात 2 है, तो इसको हम उतने ही x मान लेंगे जितना कि क्वेश्चन में दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कमीज का जो अनुपात होगा वो 3x होगा और जो पतलून का अनुपात होगा वो 2x होगा। तो हसन ने पतलून का कपड़ा खरीदा बराबर 2x मीटर और यहाँ पर भी ये मीटर। ओके, तो यहाँ से अब देखिए कि अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इन कपड़ों का क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना क्रय मूल्य क्या है, तभी तो हम इसका लाभ निकाल पाएंगे। क्योंकि देखिए जो लाभ निकाला जाता है हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। अब देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम लोग, हम क्या जानते हैं कि कमीज के जो कपड़े का भाव है वो क्या है, 50 रुपये प्रति मीटर, और देखिए कपड़ा कितना खरीदा गया है, 3x मीटर खरीदा गया है। तो देखिए इसका क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 3x की गुणा मैं 50 से करा दूँ, क्योंकि देखिए कपड़ा इतना खरीदा गया है और एक मीटर कपड़े की कीमत कितनी है, 50 रुपये। तो इसकी अगर मैं गुणा करा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हसन के द्वारा खरीदे गए कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य। ठीक, तो यहाँ से देखिए 3x मीटर कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने आगे बताया था। तो देखिए कपड़ा कितने मीटर खरीदा गया है, 3x मीटर खरीदा गया है और 1 मीटर की कीमत कितनी है, 50 रुपये। तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150x रुपये। तो उसका देखिए जो कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य है वो 150x रुपये है, और देखिए ये जो आंसर आया है ये x की टर्म में आया है। ठीक, अभी देखिए आगे देखिए, अब उसने क्या करा है, पतलून का कपड़ा भी खरीदा है तो उसका भी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 2x मीटर पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए कपड़ा कितना खरीदा गया है, 2x मीटर खरीदा गया है, और देखिए 1 मीटर की कीमत क्या है, 90 रुपये। तो क्या करेंगे हम लोग, 2x की 90 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 180x रुपये। तो यहाँ से देखिए ये हमारा एक और क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए क्या हुआ कि हसन ने कमीज के कपड़े को 12% के लाभ पे बेचा और पतलून के कपड़े को 10% के लाभ पे बेचा। तो देखिए अब यहाँ से देखिए ये लाभ का कंसेप्ट क्या है, मैं देखिए नेक्स्ट पन्ने पे समझाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से देखिए अब जो उसको लाभ हो रहा है, देखिए कमीज पे कितना लाभ हो रहा है, 12% का, और पतलून पर कितना लाभ हो रहा है, 10% का। देखिए अब लाभ का कंसेप्ट समझिएगा ध्यान से, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए मैंने ये कहा कि आपके पास 50 रुपये हैं और मैंने ये बोला कि 50 रुपये का 10% कितना होता है, 10% कितना होता है ये बताइए। तो देखिए इस 50 रुपये का 10% निकालना है। अब देखिए कितना प्रतिशत निकालना है आपको, 10% निकालना है। तो आप क्या करिए, 10/100। देखिए क्या करिए आप, 10/100। देखिए 20% निकालना होता तो 20/100, 30% निकालना होता तो 30/100, 5% निकालना होता तो 5/100,
50% निकालना होगा तो 50/100। तो यहाँ पर देखिए 10% निकालना है मुझे, तो देखिए 10/100। और देखिए किस नंबर का आपको 10% निकालना है, तो देखिए मुझे 50 रुपये का 10% निकालना है। तो क्या करूँगा मैं 50 को 10/100 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल जाएगा कि 50 रुपये का 10% कितना होता है। देखिए 0 से 0 कट गया है, इस वाले 0 से ये 0 कट गया, और देखिए 5 कम 5, यानी कि 50 रुपये का 10% 5 रुपये होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, तो प्रतिशत ये है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए कमीज के कपड़े पर लाभ, देखिए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उसको, 12% का। तो देखिए 12% निकालना है हमें, तो क्या करेंगे 12/100। देखिए इस तरीके से 10% निकालना था तो 10/100, 12% निकालना है तो 12/100। बट हमें 12% किस अमाउंट का निकालना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए किसका निकालना है, क्रय मूल्य का। और किसका क्रय मूल्य, कमीज़ के कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, 150x है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 150x का मुझे 12% निकालना है। ओके, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, देखिए 2 से कट रहा है, 2 × 12, 2 × 10। तो यहाँ से देखिए 15x गुणा में 6/5। ठीक, और देखिए यहाँ से अब ये 5 से कट रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, 5 कम 5, 5 दिया 15। तो देखिए 3x की गुणा 6 से करानी है, तो कितना हो जाएगा 18x रुपये। तो यहाँ से देखिए कमीज पर जब हमने लाभ निकाला तो हमें कितना लाभ मिला, 18x रुपये। देखिए जो लाभ आया ये x की टर्म में आया है। और यहाँ से देखिए कि जो आप लोगों को क्वेश्चन में ये 36,600 रुपये दे रखा था, ये क्या था, ये विक्रय मूल्य था। किसका विक्रय मूल्य था, कमीज़ के कपड़े का प्लस पतलून के कपड़े का, दोनों को मिला करके ये विक्रय मूल्य था। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे कि कमीज़ के कपड़े का विक्रय मूल्य निकालेंगे, कमीज़ के कपड़े का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, जब हमें प्रॉफिट होता है तो देखिए विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखिए जब हमें लाभ होता है तो हम इस प्रकार से क्या निकालते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए कमीज़ के कपड़े का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो देखिए कमीज़ के कपड़े का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आप लोगों को पता है, पीछे बताया गया है। तो देखिए क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो देखिए क्या आपको कमीज़ के कपड़े का क्रय मूल्य पता है, जी बिल्कुल पता है, 150x हुआ था, 150x रुपये प्लस लाभ कितना हुआ था उस पर, 18x रुपये का। ठीक, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 168x रुपये, यानी कि कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 168x रुपये। ठीक, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पतलून के कपड़े पर लाभ निकालेंगे। तो देखिए पतलून के कपड़े पर लाभ कितना हुआ था, उसको 10% का लाभ हुआ था। ठीक, तो यहाँ से देखिए पतलून के कपड़े पर लाभ, पतलून के कपड़े पर लाभ बराबर 10%। तो देखिए 10% निकालना है तो क्या करूँगा, 10/100। और देखिए किस अमाउंट का, क्रय मूल्य का। और किसका क्रय मूल्य, पतलून का। तो पतलून का क्रय मूल्य देखिए कितना था, 180x रुपये। तो देखिए इसको गुणा कर दूंगा 180x रुपये को। ठीक, तो देखिए इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0 कट गया। और देखिए 18x की गुणा 1 से कराऊंगा तो कितना आएगा, 18x। यानी कि जो उसको पतलून के कपड़े पर लाभ हुआ वो भी क्या है, 18x रुपये। अब देखिए पतलून के कपड़े का भी विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, देखिए क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखिए सेम फॉर्मूला जो ऊपर लगाया गया है। देखिए क्रय मूल्य क्या है हमारा, देखिए क्रय मूल्य क्या था,
देखिए क्रय मूल्य क्या था 180x प्लस, और देखिए लाभ कितना है 18x। देखिए जोड़ दूंगा दोनों को तो कितना हो जाएगा ये 198x रुपये। अब देखिए जो यहाँ पर हमें 36,600 रुपये दे रखा है, ये दोनों ही कपड़ों का विक्रय मूल्य। तो देखिए हमारे पास क्या कमीज के कपड़ों का भी विक्रय मूल्य आ गया है, ठीक है, और पतलून के कपड़ों का भी विक्रय मूल्य आ गया है, ठीक। तो यहाँ से देखिए आप प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या कि इसको मतलब देखिए यहाँ पर कमीज़ के कपड़े का विक्रय मूल्य ये रहा 168x और पतलून के कपड़े का मूल्य ये रहा, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 36,600 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 168x प्लस 198x बराबर होगा 36,600 के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप नेक्स्ट पन्ने पे, तो देखिए इनको आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 9 और 1 हासिल 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, तो 366x बराबर 36,600, ठीक। अब देखिए x निकालना है तो ये 366 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 36,600 डिवाइड बाई 366। तो देखिए इसको काटेंगे 366 एकम 66 और ये एक बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100। अब देखिए x बराबर 100 आ गया है, तो हमें क्या निकालना है, उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो देखिए पतलूनों के लिए उसने कितना कपड़ा खरीदा था, क्या बनाया था हमने समीकरण 2x, ठीक है, अनुपात में खरीदा था तो 2x खरीदा था। देखिए यहाँ पर, ठीक, ये देखिए उसने कितना कपड़ा खरीदा था पतलूनों के लिए 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग पतलूनों के लिए कपड़ा खरीदा बराबर 2x मीटर, ठीक। और देखिए 2 गुणा x, x कितना आया है 100 आया है, और देखिए कितना हो जाएगा ये 200 मीटर, यानी कि हसन ने पतलूनों के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा। तो देखिए ये हमारा आंसर है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। देखिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, बट आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक। देखिए मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को सिर्फ आंसर बता के काम चला लिया जाए, नहीं। देखिए आंसर आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा, ठीक, बट मेरा काम क्या है कि आपको हर एक पॉइंट को समझाना। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है हर एक चीज़ को समझाने में, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक हिरण का झुंड है, और देखिए उस हिरणों के झुंड में से जो आधे हिरण है वो क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, और शेष का 3/4। अब बताइए जब आधे हिरण मैदान में चल रहे हैं तो बचे कितने होंगे, आधे। तो देखिए वहाँ पर जो शेष का 3/4 यानी आधे का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहे हैं, और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हमें क्या करनी है, हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन का रफ वर्क देखिए, आप लोग क्वेश्चन को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए रफ वर्क क्या करता है कि क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देता है समझने में। तो यहाँ से देखिए हमें हिरणों की संख्या बतानी है, हिरणों की संख्या। अब देखिए हमें नहीं पता है कि कितने हिरण हैं उस झुंड में, ठीक। तो हमने मान लिया कि झुंड में हिरणों की संख्या क्या है, x है। अब बताइए झुंड में हिरणों की संख्या x है, तो जितनी हिरणों की संख्या उसके आधे जो हिरण हैं वो क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। तो बताइए x का आधा कितना होगा, x/2। देखिए नहीं समझ में आया कि x/2 कैसे होगा, तो देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है 24 है, और इस 24 का आप लोगों को आधा बताना है। तो आप लोग क्या कहोगे कि 24 का आधा 12 होता है, ओके, सिंपल है। और इस तरीके से अगर मैंने बोला कि अगर हमारे पास एक नंबर 48 है, इसका आधा क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे 24,
ठीक है, सिंपल। और इसी तरीके से अगर मैंने बोला कि 1560 का आधा क्या होता है, तो देखिए आप लोग थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे और इसको निकालने में आप लोगों को समय लग जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर लॉजिक ये है कि किसी भी संख्या का आधा किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए जिस भी संख्या का मुझे आधा निकालना है, जैसे यहाँ 24 का निकालना था, तो 24 को अगर मैं 2 से भाग कर दूँ तो आधा निकल जाएगा। 48 को 2 से भाग करूँगा तो 24 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे 1560 का आधा निकालना है तो मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो संख्या मिल जाएगी। बट देखिए हमें ये डिवाइड करना नहीं सीखना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि आधा किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए हिरणों के जो हिरण का झुंड था उसमें x हिरण थे, उसका आधा, तो इसी तरीके से हम x/2 करके उसका आधा निकाल लेंगे। और देखिए ये जो आधे हिरण है ये क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। ठीक, और देखिए अब बताइए जब आधे हिरण मैदान में चल रहे हैं तो बचे कितने होंगे, आधे, है ना। और देखिए आधे का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहे हैं। अब देखिए एक शब्द आया यहाँ पर 3/4। अब देखिए मैं 3/4 को आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए किसी भी नंबर का अगर मुझे 3/4 निकालना होता है, फॉर एग्जांपल कि मुझे 12 का 3/4 निकालना है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, इस 12 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस नंबर का 3/4 निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, तो 12 का 3/4 कितना होता है, 9। या अगर एक और एग्जांपल लेना चाहूँ, 24 का मुझे 3/4 निकालना है, तो 24 को क्या करूँगा, 3/4 से गुणा, तो देखिए 4 एकम 4, ये 4 से कटेगा 6 बार में, और 6 तियाँ 18, तो 24 का 3/4 18 होता है। इसी तरीके से अब मुझे x का 3/4 निकालना है, x/2 का 3/4 निकालना है, तो x/2 का 3/4 कैसे निकलेगा, 3/4। और देखिए ये जो हिरणों की संख्या है ये क्या कर रही है, खेल कूद कर रही है पड़ोस में, खेल कूद, तो इतने हिरण खेल कूद कर रहे हैं। और देखिए इसको मैं और भी सॉल्व कर सकता हूँ, x की गुणा 3 में करा दूंगा 3x, 2 की गुणा 4 में करा दूंगा 8। ठीक, तो इतने हिरण क्या कर रहे हैं, पड़ोस में ही खेल कूद कर रहे हैं। अब देखिए शेष बचे 9 हिरण जो हैं पानी पी रहे हैं। ठीक है, तालाब में पानी पी रहे हैं, तो 9 हिरण क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। और देखिए अब हमें क्या बतानी है, हिरणों की संख्या। अब बताइए टोटल जो हमारे पास हिरण है, ये प्लस ये प्लस ये, यही तो है। देखिए आधे क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। ठीक है, आधे का 3/4 क्या कर रहे हैं, पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। और बचे हुए जो हिरण हैं शेष, वो 9 क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो हमारे पास कुल हिरणों की संख्या आ जाएगी, है ना, हिरणों की संख्या आ जाएगी। और यहाँ से देखिए अब यहाँ से मैं समीकरण बना के दिखाता हूँ कि समीकरण कैसे बनेगा। देखिए एक तो ये हिरण है जो कि आधे हिरण क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। देखिए 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं, तो इसको मैं प्लस करूँगा, और प्लस 9 हिरण क्या है, पानी पी रहे हैं। और देखिए जब मैं इन तीनों को प्लस करूँगा तो ये बताइए किसके बराबर आएगा, ये हिरणों की संख्या के बराबर आएगा। और हिरणों की संख्या को हमने कितना मान रखा था, x। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को इक्वेशन मिल जाएगी, इसको सॉल्व करके आप लोग x की वैल्यू निकाल लोगे, और x की वैल्यू जैसे ही निकलेगी हमारा आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए ये था हमारा रफ वर्क। और देखिए अब इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं। माना झुंड में हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या बराबर x। ठीक, देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, ये जो हमने रफ वर्क लिखा है इससे क्या होता है कि हमें स्टेटमेंट लिखने में भी हेल्प मिलती है। ठीक, और देखिए आधे हिरण क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, तो मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या कितनी है, उसकी आधी, किसकी, x की, तो x/2। और देखिए आधे का 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं पड़ोस में, तो पड़ोस में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या कितनी है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग डायरेक्ट लिखना चाहो ये नंबर तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो ये मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहो तो मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चलिए मैं एक स्टेप को बढ़ा देता हूँ आप लोगों को ताकि इजी हो जाए और टीचर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो x/2 और इसका 3/4
3/4 से हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, और देखिए इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x और बटे में 8। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को आंसर शीट पे नहीं लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया। अब देखिए बच्चे 9 जो है क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। तो देखिए तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या कितनी है 9। और देखिए अब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार इसको, ठीक है, मैदान में चल रहे और खेल कूद कर रहे, और जो 9 जो हमारे हिरण है वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तीनों को प्लस करूँगा तो ये वाला समीकरण आएगा। तो डायरेक्ट आप लोग ये लिख सकते हो x/2 + 3x/8 + 9 बराबर x के। देखिए एक चीज़ और, कुछ लोगों को यहाँ पर एक डाउट होगा कि सर ये x के बराबर कैसे हो गया। अब ध्यान से सुनिए, हमने हिरणों की संख्या को क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो देखिए आधे और 3/4 और 9 को जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद ये जो आएगा ये हमारे कुल हिरणों की संख्या के बराबर ही तो होगा, हिरणों की संख्या के। और देखिए हिरणों की संख्या को हम क्या मान के चले, x, तो ये x के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब x वाले एक तरफ कर लीजिए, नंबर वाले एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए इसको उधर भेज दीजिए x को, और ये 9 को उधर भेज दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये x/2 ऐसे ही रहेगा प्लस 3x/8, और देखिए ये वाली चीज़ इधर आई है तो माइनस की हो जाएगी, और बराबर ये वाली चीज़ इधर गई है प्लस की थी तो माइनस की 9 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए एलसीएम लेके आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए एलसीएम कब लिया जाता है, जब किसी नंबर को प्लस या माइनस करना होता है बटे वाली संख्या को, तो एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ से देखिए 2 और 8 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा सकता हूँ। तो देखिए 2, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 से कटेगा, फिर 4 बार में कटेगा, और ये ऐसी फिर 2 से कटेगा 2 बार में ये, और देखिए 2 1 कम 2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एलसीएम आ गया 8। और देखिए एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या स्टेप होता है, देखिए इसको सॉल्व करने का। एलसीएम लेने के बाद देखिए पहले एलसीएम लिया जाता है, फिर डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। तो देखिए एलसीएम ले लिया, अब एलसीएम को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 8 को क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, और 4 की गुणा करा देंगे हम लोग x से, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस, देखिए 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे 3x से, तो हो जाएगा 3x। और यहाँ से देखिए अब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये ऐसे 8 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8, और 8 की गुणा x से कराएंगे क्या हो जाएगा ये माइनस का 8x बराबर माइनस का 9। ठीक, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए ये डिवाइड में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ये, देखिए ये 4x और 3x ये 7x हो जाएगा, और ये माइनस का 8x ये वाला, और देखिए ये डिवाइड में था तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, ऐसे। और यहाँ से देखिए 7x में से, देखिए 7x में से 8x को घटाना है, और यहाँ से देखिए गुणा करा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 72, और साइन आएगा माइनस का। ओके, अब देखिए माइनस के 8x में से प्लस के 7x को घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का x, और यहाँ से देखिए ये माइनस का 72। ओके, तो यहाँ से देखिए अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 72। ठीक, और देखिए x को हमने क्या मान रखा था हिरणों की संख्या, तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा ये वाली कि झुंड में हिरणों की संख्या बराबर 72 है। ठीक है, जो हिरणों की संख्या है वो कितनी है 72। ठीक, यहाँ से देखिए x हमारा 72 आया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहना चाह रहा है कि एक दादाजी है और एक पोत्री है। तो यहाँ पर जो दादाजी की आयु है वो पोत्री के आयु के 10 गुनी है, हमें दिया गया है। दूसरी बात ये
जो उनकी आयु है, यानी कि दादाजी की जो आयु है वो पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो हम लोगों को क्या करना है, उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका रफ वर्क देखिए, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। रफ वर्क देखिए, दो लोग हैं, पुत्री और दादाजी। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दादाजी की आयु पुत्री की आयु से 10 गुनी है, यानी कि अगर मैं पुत्री की आयु को x मानूं तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, इसके 10 गुनी। तो देखिए 10 गुनी कैसे करेंगे, देखिए ये 10 और गुनी मतलब किसके गुनी है 10, पुत्री के, तो 10x, यानी कि अगर पुत्री की आयु x होगी तो दादाजी की आयु 10x हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखिए दूसरी चीज़ हमसे ये कही गई है कि अगर दादाजी 54 वर्ष पुत्री की आयु से बड़े हैं तो उनकी हमें आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर कि ये दादाजी क्या हैं, 54 वर्ष बड़े हैं किससे, इस पुत्री से। तो यहाँ पर देखिए ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। तो यहाँ से देखिए अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो ये 54 वर्ष ज़्यादा हैं और ये कम है। तो क्या करूँगा मैं, इसमें अगर 54 वर्ष जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन आएगी हमारे पास, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए दूसरी चीज़ ये, अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ है तो देखिए यहाँ से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, अभी आप लोग कनेक्ट कर जाओगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर देखिए पुत्री है, देखिए अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बड़े ध्यान से समझिएगा, और दादाजी। देखिए कंडीशन एक ये है कि जैसे जैसे ये क्वेश्चन चलेगा वैसे वैसे इस एग्जाम्पल को लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब मैंने कहा कि मान लीजिए कि पुत्री की आयु 4 वर्ष है, जस्ट ये एक नंबर है आप लोगों को समझाने के लिए कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ठीक। और मैंने ये कहा कि जो दादाजी की जो आयु है वो 58 वर्ष है। अब देखिए यहाँ से कि अगर ये 4 वर्ष और ये 58 वर्ष, अब यहाँ से देखिए कि अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो देखिए कब बराबर होगा, मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अभी ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो देखिए अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो यहाँ से देखिए इस 58 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 54 लिख सकता हूँ, ठीक। तो बताइए अब इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो क्या मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो दादाजी हैं ये क्या है, 54 वर्ष अधिक है और ये 54 वर्ष कम है। तो देखिए दोनों कब बराबर होंगे कि जब मैं पुत्री की आयु में अगर 54 वर्ष को ऐड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से देखिए यही चीज़ हमसे कही गई थी कि जो दादाजी हैं वो क्या है, 54 वर्ष अधिक है, मतलब ज़्यादा है, और जो पुत्री हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि 54 वर्ष कम है। तो देखिए जब दोनों को बराबर करना है तो पुत्री की आयु में क्या करना पड़ेगा, हमें 54 वर्ष को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए आई होप इस एग्जाम्पल से आप लोगों को ये इक्वेशन कहाँ से आई आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो कमेंट में #from LLC लिख दीजिए। देखिए अब इसकी स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, माना पुत्री की वर्तमान आयु, देखिए पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x वर्ष। देखिए रफ वर्क से क्या होता है कि जब हम लोग स्टेटमेंट को भी लिखते हैं तो यहाँ से क्या होती है, स्टेटमेंट लिखने में भी हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर देखिए रफ वर्क को बताता हूँ। और देखिए दूसरा कौन है, दादाजी की आयु। तो दादाजी की वर्तमान आयु पुत्री की, यहाँ पर देखिए दादाजी की वर्तमान आयु क्या है, इसके 10 गुनी है, ठीक। तो 10 गुनी हो जाएगी। अब देखिए प्रश्नानुसार दादाजी क्या हैं, 54 वर्ष बड़े हैं और पुत्री 54 वर्ष छोटी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पुत्री की आयु में 54 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास। तो देखिए प्रश्नानुसार x + 54 = 10x। ओके, सो यहाँ से देखिए आप हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले एक तरफ कर लीजिए और नंबर वाले एक तरफ। तो देखिए ये
एक्स प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यों उधर क्यों भेज रहे हैं हम इसको, ताकि ये एक्स वाला और ये एक्स वाले एक साथ हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 54 बराबर में 10x, और यहाँ से देखिए ये प्लस का था तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से देखिए अब 54 बराबर देखिए 10x में ऐसी x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, और यहाँ से देखिए x निकालना है तो 9 को उधर, और मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 54/9। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9 और 6 निम 54, तो यहाँ से देखिए 6 बार में ये कट जाएगा, ठीक। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आई है, x बराबर 6 वर्ष। तो देखिए x हमने किसको माना था, पोत्री की आयु को, तो पोत्री की आयु कितनी है 6 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए लिख दीजिए पोत्री की वर्तमान आयु बराबर x, और ये किसके बराबर है 6 वर्ष के, ठीक है। x की वैल्यू आई है। अब देखिए दादाजी की भी आयु हमें निकालनी है, तो देखिए दादाजी की वर्तमान आयु क्या है, समीकरण क्या है 10x, तो देखिए 10x, और ये देखिए गुणा में हो रहे हैं तो देखिए 10 गुणा x, x कितना है 6, और देखिए सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 वर्ष। तो हमारे दादाजी की जो आयु है वो कितनी है 60 वर्ष। तो ये हम लोगों का आंसर है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बड़े प्यार से और हर एक पॉइंट को डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, एक अमन है और उसका पुत्र है। तो यहाँ पर जो हमें अमन की जो आयु दे रखी है वो पुत्र के आयु के 3 गुने हैं। और दूसरी बात ये कि 10 वर्ष पहले जो अमन की आयु थी वो पुत्र की आयु के 5 गुना थी, और हमें क्या करना है, इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए क्वेश्चन का रफ वर्क देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन को कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। देखिए रफ वर्क क्या करता है, क्वेश्चन को ईजी बना देता है, ठीक है, तो समझने में ईजी हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 2 लोग हैं, पहला पुत्र है और दूसरा देखिए अमन भी है इसमें। अब देखिए हमें क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि जो अमन की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुना है। यहाँ पर देखिए अगर मैं पुत्र की आयु को x वर्ष मान लूँ तो अमन की आयु क्या हो जाएगी, इसके 3 गुना है, तो यहाँ पर देखिए ये 3x हो जाएगी। और देखिए ये अमन की वर्तमान आयु है और ये पुत्र की वर्तमान आयु। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है, देखिए इस लाइन को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए अमन की जो आयु 10 वर्ष पहले थी वो पुत्र की आयु के 5 गुना थी। यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले इनकी एजों में 10-10 साल पीछे जाएंगे। तो यहाँ से देखिए अमन की एज में 10 साल पीछे जाएंगे कैसे, देखिए 3x में से अगर मैं 10 को घटा दूंगा, देखिए ये इसकी क्या थी, वर्तमान आयु थी, और वर्तमान आयु में से अगर मुझे 10 साल पीछे जाना है तो मुझे 10 साल घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी, x थी, और यहाँ से देखिए 10 साल पीछे जाएंगे तो x माइनस 10। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो अमन की 10 साल पहले जो आयु थी वो पुत्र की आयु से 5 गुना थी। यानी कि देखिए अगर मुझे यहाँ पर इसको बराबर करना है तो यहाँ पर देखिए अमन क्या होगा, उस टाइम पे भी बड़ा होगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अमन की जो आयु है वो 5 वर्ष 5 गुनी क्या है, ज़्यादा है, किससे, पुत्र की आयु से। तो यहाँ पर देखिए ये 5 गुनी ज़्यादा है और ये 5 गुनी कम है। तो देखिए दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो यहाँ पर मुझे 5 से गुणा करना होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आया ये वाला पॉइंट तो देखिए मैं यहाँ से आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए ये इक्वेशन आएगी वैसे। अब देखिए इसका देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ नंबर्स में, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन को कनेक्ट करने में हेल्प मिल सके। अब देखिए यहाँ पर पुत्र और यहाँ पर अमन। अब देखिए आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे जैसे ये क्वेश्चन चल रहा था वैसे वैसे इस एग्जाम्पल को लेना है, ठीक। अब देखिए मैंने क्या कहा कि जो अमन है, अमन की जो एज है अभी वो 25 वर्ष है, और जो पुत्र की जो एज है वो 5 वर्ष है।
तो देखिए अब मैं क्या देख रहा हूँ कि अमन की जो आयु है वो ज़्यादा है और पुत्र की आयु कम है। और देखिए कितनी ज़्यादा है, अगर मुझे ये देखना है तो मैं 25 को 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ, है ना। 25 को 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ। और देखिए अब यहाँ से अगर मुझे पुत्र की आयु और अमन की आयु को बराबर करना है तो देखिए कैसे बराबर होगा। मैं साफ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये अमन की आयु है ये 5 गुनी ज़्यादा है किसकी आयु से, पुत्र की आयु से। और देखिए अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही चीज़ देखिए हमसे क्वेश्चन में कही गई थी कि जो अमन की आयु है 10 वर्ष पहले वो पुत्र की आयु से के 5 गुनी है, यानी कि ये ज़्यादा थी और ये कम थी। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा हो रहा था अमन की आयु 5 गुनी, तो इसको बराबर करने के लिए मैंने क्या करा, पुत्र की आयु में 5 से गुणा कर दिया। तो देखिए अब सेम आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे ये एग्जाम्पल चल रहा था वैसे वैसे ये क्वेश्चन को ले जाना था। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन कैसे मिली हमें। तो देखिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए ये रफ वर्क है, ये आप लोगों को आंसर शीट पे नहीं उठाना है, ये जस्ट आप लोगों को समझने के लिए है। तो देखिए माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, देखिए स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं, अगर हमने रफ वर्क कर रखा है तो देखिए उससे हम लोग स्टेटमेंट लिखने में भी हेल्प मिलती है। ओके, और यहाँ पर देखिए अमन की वर्तमान आयु, अब देखिए अमन की वर्तमान आयु क्या है, ये रही 3x वर्ष। ओके, अब देखिए 10 वर्ष पहले जाएंगे हम दोनों की एज में। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या करा था कि ये देखिए ये तो हमने मल्टीप्लाई कराया था बाद में। अब यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या करा था हमने कि 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु और फिर 10 वर्ष पहले अमन की आयु। ठीक, तो यहाँ से देखिए 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो देखिए 10 वर्ष पहले कैसे, अगर आज x वर्ष है तो 10 वर्ष पहले जाना है तो मुझे आज में सी यानी वर्तमान आयु में सी 10 वर्ष को क्या कर देना है, घटा देना है, तो ये हो जाएगी। अब इसी तरीके से 10 वर्ष पहले अमन की आयु निकाल लेंगे। 10 वर्ष पहले अमन की आयु क्या हो जाएगी, ये रही हमारी 3x - 10। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्नानुसार क्या था क्वेश्चन में हमारे, 10 वर्ष पहले जो अमन की आयु थी वो पुत्र की आयु के 5 गुना थी। तो हम देखिए डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन, ये वाला समीकरण लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए 5 × x - 10 बराबर ब्रैकेट 3x - 10। ठीक, तो यहाँ से देखिए इक्वेशन दिख रही है आप लोगों को, समीकरण। इसको सॉल्व करके बस आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकल जाएगी तो देखिए यहाँ से हम लोग पुत्र की आयु और यहाँ से अमन की आयु निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब ये क्या हो रहा है कि ये 5 एक बारी x में मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बारी 10 में। तो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कराइए, 5 की x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5x, 5 की -10 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा -50। और यहाँ पर देखिए ये 3x - 10 ब्रैकेट खोल लिया। अब देखिए x वाले एक तरफ कर लीजिए और नंबर वाले एक तरफ कर लीजिए। तो ये रहा x वाला, इसको उधर भेज देते हैं। तो देखिए 5x - 50 ये वाला, और यहाँ से देखिए ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में -10। तो यहाँ से देखिए अब इस -50 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, इधर -50 को भेजने के बाद देखिए 5x - 3x बराबर -10, और यहाँ से देखिए माइनस का 50 इधर आया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 50। और यहाँ से देखिए अब 5x में से 3x को घटाएंगे क्या बचेगा 2x, और देखिए 50 में से 10 को घटाएंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, देखिए सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है बट साइन हमेशा बढ़ेगा लगता है। ठीक, तो
तो यहाँ से देखिए अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी कि 50 में से हम 10 को घटाएंगे, अंक को घटा देंगे और साइन उसका लगाएंगे जिसका साइन बड़ा होगा। तो देखिए 50 का साइन बड़ा है तो यहाँ क्या बचेगा 40। अब देखिए x निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 40/2। और देखिए जब मैं इसको काटूंगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर देखिए कितना आ गया हमारा आंसर x बराबर 20। तो यहाँ से देखिए x बराबर 20 आ गया है x की वैल्यू। और हमें देखिए क्या निकालनी है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, तो उसको क्या मान के चले थे हम लोग x। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x, और x किसके बराबर है 20 के बराबर है, ठीक। और दूसरा अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, अमन की वर्तमान आयु। तो देखिए अमन की वर्तमान आयु कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। तो देखिए अमन की वर्तमान आयु बराबर 3x, और देखिए 3 गुणा x, तो देखिए 3 और x कितना है हमारा 20 आया है। और देखिए जब मैं गुणा कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 60 वर्ष, ठीक। और यहाँ से देखिए अब हमारे पास अमन की भी वर्तमान आयु आ गई और पुत्र की भी वर्तमान आयु आ गई। तो देखिए यही तो हमसे पूछा गया था। तो देखिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट में #FromLLC लिखना ना भूलें।